हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो बच्चों, बात हम आज शुरू करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। और जो अपना टॉपिक है वो रहेगा बायोमोलिक्यूल। वो बच्चों टॉपिक अपना यहाँ पर है जैव अणु। तो आज से हम लोग बच्चों शुरू करेंगे अपना बायोमोलिक्यूल, अपना जैव अणु। ये बात अपन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते अपने बच्चों, बायोमोलिक्यूल अपना यहाँ पे टॉपिक रहेगा। इसे हम लोग बोलते हैं जैव अणु। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, ये अपना यहाँ पे टॉपिक है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। चलिए अब बच्चों क्या है जैव अणु, आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा। बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। हाँ जी, बच्चों जैव अणु जो है, बायोमोलिक्यूल जो यहां पर है, सबसे पहले अपन यहां पर इस तरीके से बात शुरू करते हैं कि बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जैव अणु का मीनिंग क्या है, वो बच्चों अपन यहां पर देखते हैं। तो देखते हैं बिल्कुल। मान लीजिए ये बच्चों अपने पास में क्या है, एक जीवित कोशिका है। सपोज ये अपने पास में है एक लिविंग सेल। ये बच्चों आपके पास में क्या है, एक लिविंग सेल है। ये बच्चों आपके पास में एक जीवित कोशिका है। जीवित कोशिका, लिविंग सेल, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बच्चों तरीके से बात शुरू करते हैं। अपने पास में एक जीवित कोशिका है। किसकी जीवित कोशिका है? पादप की जीवित कोशिका है, जंतु की जीवित कोशिका है, या किसी बैक्टीरिया वगैरह की जंतु कोशिका है? तो बच्चों ये जो आपके सामने है एक जीवित कोशिका है। और बच्चों यह जीवित कोशिका किसी की भी हो सकती है, पादप की भी हो सकती है, जंतु की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। बच्चों याद रखना, इस जीवित कोशिका के द्वारा, इस जीवित कोशिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं। विभिन्न पदार्थ बनते हैं। इन्हीं को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यह है कि जीवित कोशिका जो होती है, उस जीवित कोशिका में बच्चों हजारों प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती है। जीवित कोशिका में हजारों प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती है। तथा जीवित कोशिका में ये जो हजारों प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती है, इन्हें आप लोग क्या बोलते हो? इन्हें आप लोग बोलते हो उपापचयी क्रिया। इन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो प्यारे बच्चों, जीवित कोशिका में चलने वाली ये जो उपापचयी क्रियाएं होती है, इन उपापचयी क्रियाओं से, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि साहब बायोमोलिक्यूल क्या है, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो लिविंग सेल होती है, जो जीवित कोशिका है, इस लिविंग सेल में, जीवित कोशिका में होने वाली, जीवित कोशिका में होने वाली उपापचय क्रियाओं से, जीवित कोशिका में होने वाली उपापचय क्रियाओं से, मेटाबॉलिक रिएक्शन से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं। बच्चों क्या बनते हैं? विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पदार्थ बनते हैं जिन्हें जैव अणु कहते हैं, जिन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग
मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जीवित कोशिका में उपापचयी क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के अणु बनते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें बच्चों हम लोग बोलते हैं जैव अणु। तो देखो बच्चों बिल्कुल जीरो से अपन बात अपनी शुरू करते हैं कि साहब जीवित कोशिका जो होती है, उस जीवित कोशिका में जो पदार्थ बनते हैं, जीवित कोशिका में जो अणु बनते हैं, उन्हें बोलते हैं जैव अणु। बच्चों जैव अणु में जैव का मतलब क्या है, जैव का मतलब जीवित कोशिका है। और बच्चों जीवित कोशिका में जो क्रियाएं चलती है, उन क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया उनको बोलते हैं। ठीक है, तो जीवित कोशिका में चलने वाली उपापचयी क्रियाओं से बनने वाले अणु, बनने वाले पदार्थ जैव अणु होते हैं। आगे बात करते हैं अपने बच्चों, जैव अणु जो है, इन जैव अणुओं का परीक्षण किससे करते हैं। आगे हम बात यहां पे कह सकते हैं कि साहब जो जैव अणु है, इन जैव अणु का परीक्षण कैसे करते हैं। भाई कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जैव अणु पाए जाते हैं, तो बच्चों कोशिका में विभिन्न प्रकार के जो जैव अणु पाए जाते हैं, उनका टेस्ट कैसे करोगे, उनका परीक्षण किससे करोगे। तो बच्चों वो हम लोग यहां पे करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से Cl3CCOH, बच्चों ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से हम लोग क्या करते हैं, जैव अणु का परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल का। अब किस तरीके से करते हैं, शुरुआत करते हैं और यहीं से सही मायने में आपका बायोमोलिक्यूल शुरू होगा। अब तक आपने क्या देखा, जीवित कोशिका के अंदर बनने वाले पदार्थ जैव अणु हैं और इनका परीक्षण करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से। चलिए इस टेस्ट की बात करते हैं, इस बच्चों परीक्षण की बात अपन करेंगे। हाँ जी, देखते हैं अपने। तो बात बच्चों अपन करते हैं जैव अणु के बाद में इनका टेस्ट, अर्थात बायोमोलिक्यूल का परीक्षण। जैव अणुओं का टेस्ट कैसे करते हैं, बायोमोलिक्यूल का परीक्षण करते हैं। ओके बच्चों, बायोमोलिक्यूल का जो टेस्ट करेंगे वो एक प्रोसेस के द्वारा करेंगे, एक प्रक्रिया के द्वारा हम जैव अणुओं का परीक्षण करते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए यूज्ड केमिकल, अर्थात ऐसा रसायन जिसका बायोमोलिक्यूल के परीक्षण में उपयोग करते हैं। अभी बात की थी अपन ने, यूज्ड केमिकल बराबर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यूज करते हैं Cl3CCOH का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कैसे होता है, सुनना बड़े ध्यान से। बायोमोलिक्यूल का अगर आप परीक्षण करो, अगर आप जैव अणुओं का परीक्षण करते हो, तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को कोई भी एक टिश्यू, आप लोगों को कोई भी एक ऊतक जो है वो ऊतक लेना पड़ता है। तो बच्चों हमने क्या किया, कोई भी एक ऊतक ले लिया, कोई भी टिश्यू ले लिया, टिश्यू ऊतक। ये जो बच्चों आपने टिश्यू लिया है, ये जो आपने यहां पे ऊतक लिया है, हम लोग इस ऊतक को डाल देते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में। अर्थात हमने एक टिश्यू लिया और इस टिश्यू को, इस ऊतक को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में रख लेते हैं, डाल लेते हैं इसमें। अब बच्चों इस ऊतक को इस एसिड में डाल दिया, डालने के बाद बच्चों क्या किया, हमने इसको पीसा,
जो बच्चों मूसल होता है, इस मूसल की सहायता से हम इसको पीस लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साहब टिश्यू को एसिड में डालकर, टिश्यू को एसिड में डालकर मूसल की सहायता से क्रश करते हैं, मूसल की सहायता से पीसते हैं। समझ रहे बात को? टिश्यू लिया, उसको एसिड में डाल लिया और बच्चों पीस लिया, किसकी सहायता से? मूसल की सहायता से। फिर बच्चों क्या होता है, पीसने के बाद बना पदार्थ, बच्चों जब आपने उसको पीस लिया मूसल की सहायता से, तो पीसने के बाद जो बना पदार्थ है, इस बना पदार्थ स्लरी ये डबल आर है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसको करदम, स्लरी कहलाता है। बच्चों ध्यान दे बात को, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक टिश्यू लिया, फिर इस टिश्यू को हमने डाल दिया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर। फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको पीसते हैं मूसल की सहायता से, और उसके पश्चात हम लोग बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि हमको जो पदार्थ प्राप्त हुआ है एसिड को और टिश्यू को पीसने के पश्चात, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं, करदम बोलते हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, उसके बाद में ये होगा कि अब जो यहाँ पे स्लरी है, हम लोगों ने इस स्लरी को एक कपड़े पे डाल दिया और कपड़े में डालकर उसको निचोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं स्लरी को कपड़े पर डालकर, स्लरी को कपड़े पर डालकर निचोड़ा जाता है। बच्चों हमने क्या किया, अब इस स्लरी को एक कपड़े पर डाल लिया और बच्चों स्लरी को कपड़े पर डालकर हम लोग इसको इस तरीके से निचोड़ते हैं। तो निचोड़ने के बाद में क्या होगा, अब हमको दो प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। जब आपने स्लरी को कपड़े पर डालकर निचोड़ा, तो निचोड़ने से बच्चों आपको दो प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। पहला जो पदार्थ है बच्चों, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है, पहला पदार्थ है। दूसरा जो पदार्थ है बच्चों, उसको बोलते हैं रिटेंटेट। तो बच्चों कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम लोगों ने उस स्लरी को, बच्चों स्लरी कैसी होती है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, टिश्यू को केमिकल में डाल के जब आप पीसते हो तो बच्चों एक लसलसा पदार्थ बन जाता है। ये लसलसा पदार्थ स्लरी है, और जब आप इसको कपड़े में डाल के निचोड़ देते हो तो निचोड़ने के बाद में दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। बच्चों एक पदार्थ तो वो है जो निचोड़ने से कपड़े के अंदर से निकल गया, और दूसरा पदार्थ वो है जो निचोड़ने पर कपड़े के अंदर ही रहता है। तो जो चीज कपड़े के अंदर से फिल्टर हो गई, बाहर निकल गई, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और बच्चों वह चीज जो कपड़े के अंदर से बाहर नहीं निकल पाई, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं रिटेंटेट। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों एक तो यहाँ पे क्या है फिल्ट्रेट, एक बच्चों यहाँ पे क्या है रिटेंटेट। ये बच्चों यहाँ पे क्या है फिल्ट्रेट है, ये यहाँ पर क्या है फिल्ट्रेट।
ओके, तो एक तो बच्चों यहां बन गया फिल्ट्रेट, एक बच्चों यहां पे क्या आ गया, रिटेंटेट आ गया। फिल्ट्रेट क्या है, आइए करते हैं चर्चा। फिल्ट्रेट जो है ये बच्चों क्या है, हम कह सकते हैं ये वो है जो कपड़े के अंदर से निकल जाता है। तो मैं कह सकता हूं ये जो है कपड़े में से गुजरने वाला पदार्थ है, वो पदार्थ जो कपड़े में से गुजर गया, फिल्टर हो गया, वो तो बच्चों कौन सा है, फिल्ट्रेट है। और जब आपने कपड़े में डाल के उसको निचोड़ा तो वो पदार्थ जो कपड़े में से नहीं गुजर पाया, वो बच्चों यहां पे कौन है, वो यहां पे है रिटेंटेट। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, कपड़े में से नहीं, कपड़े में से नहीं गुजरने वाला पदार्थ है। ये बच्चों वो पदार्थ जो कपड़े में से नहीं गुजर पाता है। चलिए ये बात अपने यहां पे कर ली। अब बच्चों देखो मेन चीज यहां पर ये है, ये तो हमने समझ लिया कि फिल्ट्रेट तो कौन सा है जो कपड़े में से निकल गया, और बच्चों रिटेंटेट वो है जो कपड़े में से नहीं निकला। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। बच्चों फिल्ट्रेट कपड़े में से क्यों निकला, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिससे आप इजीली बात को समझ जाओगे। आपके पास एक पानी है और बच्चों उस पानी में आपने डाल दी चीनी, ठीक है। उसी पानी में आपने 2-3 जो कंकर है वो कंकर भी डाल दिए। अब बच्चों 10 मिनट के बाद में या 15 मिनट के बाद में आपने क्या किया, उन सभी को एक कपड़े के ऊपर डाल दिया। तो जब आपने उन सभी को उस कपड़े पर डाल दिया और बच्चों कपड़े को जैसे आपने यूं ऐसे निचोड़ने का प्रयास किया, तो क्या हुआ, कुछ पदार्थ ऐसे थे जो कपड़े के अंदर से निकल गए, या मैं यूं कहूं कि अधिकांश भाग कपड़े में से निकल गया था। लेकिन जब आप उस पत्थर को, चीनी को, पानी को काफी टाइम पे रखने के बाद में कपड़े पे डाल के निचोड़ते हो तो कपड़े के अंदर भी कुछ पदार्थ फंस गया था, वो पत्थर थे। क्या चीनी आपको कपड़े में मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि साहब वो चीनी पानी में घुलनशील थी, वो चीनी पानी में घुलकर कपड़े के अंदर से निकल गई थी। लेकिन जो कंकर है वो पानी में नहीं घुला और कपड़े में से नहीं गुजर पाया। बच्चों वो ही सीन यहां पर है। फिल्ट्रेट जो है वो कपड़े में से गुजर गया, क्योंकि फिल्ट्रेट क्या था, फिल्ट्रेट इस एसिड के अंदर घुलनशील था। वो पदार्थ जो एसिड में घुलकर कपड़े में से निकल गए वो तो फिल्ट्रेट थे, और जो एसिड में नहीं घुल पाए, जो अम्ल में एविले थे, वो बच्चों कपड़े में से नहीं गुजर पाए, उसे आपने क्या बोल दिया, रिटेंटेट बोल दिया। तो मैं कह सकता हूं फिल्ट्रेट कौन से हैं, ये साहब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, एसिड सोल्यूबल पार्ट है। ये बच्चों यहां पर क्या है, ये वो भाग है जो अम्ल में घुलनशील है, एसिड में सोल्यूबल था। और रिटेंटेट क्या है, ये बच्चों एसिड इनसोल्यूबल पार्ट है। ये बच्चों वो भाग है जो अम्ल में इनसोल्यूबल है, जो अम्ल में नहीं घुल पाया था। तो याद रखना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन ये तो बहुत कम आता है कि कपड़े में से गुजरने वाला कौन है, कपड़े में से नहीं गुजरने वाला कौन है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अम्ल में घुलनशील या अम्ल में विलेय भाग कौन सा है, वो तो बच्चों यहाँ पे होता है फिल्ट्रेट। और जो अम्ल में एविलेय भाग है, जो अम्ल में इनसोल्यूबल भाग है, वो बच्चों क्या कहलाता है, वो रिटेंटेट कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप बात की भावनाओं को समझ रहे हो कि अम्ल में घुलनशील भाग तो कौन सा हो गया, फिल्ट्रेट। और बच्चों अम्ल में जो अघुलनशील भाग है, वो अघुलनशील भाग, अम्ल में अघुलनशील भाग क्या कहलाता है, रिटेंटेट कहलाता है। ये यहाँ पे कंडीशन है। आगे देखते हैं। आगे बच्चों बात हम कुछ इस प्रकार से करना चाहेंगे कि फिल्ट्रेट जो है वो एसिड सोल्यूबल है,
वो अम्ल में घुलनशील है। तो बच्चों अपन एक बात यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं इस फिल्ट्रेट के बारे में कि कोई पदार्थ अगर कपड़े में से गुजर गया, इसका मतलब उसका आकार छोटा है या बड़ा है। बच्चों कोई पदार्थ अगर कपड़े में से गुजर गया, इसका मतलब उसका आकार छोटा है, और जो कपड़े में से नहीं जा पा रहा, इसका मतलब उसका आकार बड़ा है। और जिसका आकार छोटा है उसका अणुभार भी, उसका वजन भी कम होगा, और जो बड़े आकार का है जो उसमें से जा नहीं पा रहा, बच्चों उसका भार क्या होगा, ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि फिल्ट्रेट जो है उसमें वो पदार्थ आते हैं जिनका जो आणविक भार है इन पदार्थों का आणविक भार, इन पदार्थों का जो आणविक भार है, इन पदार्थों का आणविक भार आप कह सकते हो 1000 डाल्टन से कम होता है, और सामान्यतः कितना होता है, 8 से आप कह सकते हो 800 डाल्टन तक का होता है। तो 1000 से कम ही हो गया। तुम कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर जो पदार्थ पाए जाते हैं, इन पदार्थों का जो भार है ये बच्चों कितना होता है, ये यहाँ पे होता है 1000 डाल्टन से कम, जिसको आप कह सकते हो कि साहब मिनिमम जो है 8, अधिकांशतः 18 बोल लेते हैं। तो देखो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि 1000 डाल्टन से कम इनका भार है, लगभग 800 डाल्टन है। एनसीईआरटी की भाषा में बताऊं तो इनका जो आणविक भार है वो 18 डाल्टन से लगभग 18 है बच्चों, लगभग 18 डाल्टन से लगभग 800 डाल्टन इनका भार है, मतलब 1000 से तो कम ही है। ये बच्चों क्या है, ये कपड़े में से नहीं गुजर पाए, अम्ल में अविलेय है। क्यों नहीं गुजर पाए, इनका आकार बड़ा है, इनका भार भी क्या है, ज्यादा। तुम कह सकते हैं कि साहब इनका आणविक भार, इनका जो आणविक भार है वो बच्चों ज्यादा होता है, इनका आणविक भार ज्यादा होता है बच्चों। आप कह सकते हो 1000 से भी ज्यादा, 10,000 डाल्टन के करीब होता है। तो बच्चों इनका आणविक भार 1000 से ज्यादा होता है, कितना, लगभग 10,000 डाल्टन होता है। और बच्चों इनका जो आणविक भार है वो लगभग 800 डाल्टन होता है। मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि स्लरी को जब निचोड़ा गया तो वो जो अम्ल में घुलनशील भाग है, इस अम्ल में घुलनशील भार का आणविक भार कम है, और बच्चों अम्ल में जो अविलेय भाग है, जो अघुलनशील भाग है, बच्चों इनका आणविक भार क्या था, ज्यादा था। बात समझ रहे हैं? ये बच्चों यहाँ पे सीन है, इनका आणविक भार कम है, इनका ज्यादा है। कम कितना, 18 से 800, ज्यादा कितना, लगभग 10,000 डाल्टन के आसपास इसका भार है। आगे बात करते हैं बच्चों, याद रखना ये जो फिल्ट्रेट होते हैं ये कौन से पदार्थ हो सकते हैं। बच्चों दो चीजें होती है, एक नाम यहां पे होता है, बताऊं मैं आपको, एकलक, और एक नाम होता है बहुलक। बच्चों एक तो यहां पर क्या है, एकलक, और एक बच्चों यहां पे क्या होता है, बहुलक। दो चीजें बच्चों यहां पे हुआ करती है, एकलक और बहुलक। एकलक क्या है, किसी पदार्थ, जैसे मान लो बच्चों पुष्प है, पुष्प के मिलने से बच्चों माला बन जाती है। तो पुष्प के मिलने से अगर माला बन जाए तो बच्चों माला यहाँ पर क्या है, बहुलक है, और बच्चों पुष्प यहाँ पर क्या है, एकलक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों एकलक वो है जिसके मिलने से, बच्चों एकलक क्या है, एकलक वो है जिसके मिलने से बहुलक बन जाता है, वो बच्चों क्या है, वो यहाँ पर एकलक है। बात समझ रहे हैं? तो माला किससे बनती है, पुष्प से, तो पुष्प तो क्या है, एकलक, माला क्या है, बहुलक। उसी प्रकार से ये जो फिल्ट्रेट है, आपके ख्याल से फिल्ट्रेट में क्या आने चाहिए, एकलक आने चाहिए या बहुलक आने चाहिए, बताते हैं आपको। बच्चों एकलक का आकार छोटा, बहुलक का आकार बड़ा। तो देखो बच्चों ये तो फिल्ट्रेट है, ये तो अम्ल में घुलनशील भाग है, अर्थात ये तो वो भाग है जो कपड़े में से निकल गया था, जिसका आकार छोटा था,
जिसका आणविक भार कम था, तो बच्चों ये तो एकलक के रूप में होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि साहब इसके अंतर्गत एकलक आते हैं। और जो बच्चों अम्ल में अघुलनशील भाग है, जो बड़ा भाग था, जो कपड़े में से नहीं गुजर पाया, बच्चों इसमें क्या आता है? बहुलक। तो हम कह सकते हैं कि साहब इसके अंतर्गत बहुलक आते हैं, इसके अंतर्गत बहुलक आते हैं, इसके अंतर्गत पॉलीमर आते हैं। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है दोनों प्रकार के अणुओं के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर जो बायोमोलिक्यूल है बच्चों, बायोमोलिक्यूल का परीक्षण हम लोगों ने किया है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के द्वारा, समझ रहे बात को। और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के बाद में हम लोगों ने जो बच्चों यहाँ पे परीक्षण किया है, इस परीक्षण के अंदर हम आराम से कह सकते हैं कि साहब दो प्रकार के अणु अपने को बच्चों यहाँ पर मिले हैं। एक जो अणु बच्चों यहाँ पर वो है जो कपड़े में से गुजर पाए थे, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। बच्चों साथ साथ याद कर लो इनको। और जो कपड़े में से नहीं गुजर पाए उनका बच्चों नाम क्या है? रिटेंटेट। कपड़े में से गुजरने वाले का आणविक भार 18 से 800 डाल्टन है, नहीं गुजरने वाले का भाग 10,000 डाल्टन या इससे अधिक भी हो सकता है, मतलब 10,000 के आसपास होता है। गुजरने वाले को बोलते हैं अम्ल में विलय, अम्ल में घुलनशील। और जो नहीं गुजरने वाला भाग है वो होता है अम्ल में अविलय। गुजरने वाले भाग का नाम क्या है? फिल्ट्रेट। और जो कपड़े में से नहीं गुजर पाया उसका बच्चों नाम क्या है? रिटेंटेट है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब इसके बाद में हम कुछ इस प्रकार से बात करते हैं कि जीवित कोशिका में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। जीवित कोशिका में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। तो बच्चों एनसीईआरटी के अंदर टेबल दे रखी है, वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इस साल भी पेपर पूरा एनसीईआरटी से आया था नीट का, हर साल इसी से आता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नीट के बच्चों के लिए। ओके, हाँ जी, बात अपने आगे बढ़ाते हैं। इस साल जो पेपर आया था नीट का वो पूरा अपने कॉपी में से था, पूरा एनसीईआरटी में से था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे बात यहाँ पर ये करते हैं कि साहब जो जीवित कोशिका है, उस जीवित कोशिका के अंदर कौन से घटक पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। इस तरीके से बच्चों बात हम करेंगे। यहां बात करेंगे घटक का नाम, और यहां बात करेंगे परसेंटेज वैल्यू कि साहब इसका कितना भार यहां पाया जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितना परसेंट होता है, उसकी बच्चों हम करेंगे चर्चा। देखें, सबसे पहले बच्चों बात अपन यहाँ पे करें तो हम कह सकते हैं कि घटक का नाम यहाँ लिखेंगे, ये परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू ऑफ सेलुलर मास, अर्थात जो कोशिका का द्रव्यमान है, इस कोशिका के द्रव्यमान में कोशिका के भार में किसकी कितनी मात्रा है। चलिए बात शुरू करते हैं अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, जल। जल जो है वो बच्चों कोशिका में सबसे ज्यादा होता है, और हम कह सकते हैं कि साहब कोशिका के अंदर लगभग 70% से 90% बच्चों कोशिका में क्या होता है? जल पाया जाता है बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे तो प्रोटीन। प्रोटीन जो है उस प्रोटीन का भार कोशिका के भार का 10% से लेकर 15% है। तो हम कह सकते हैं कि साहब कोशिका के भार का 10% से जो बच्चों 15% भार है
वो किसका होता है? वो बच्चों यहाँ पे हुआ करता है प्रोटीन का। अब बच्चों प्रोटीन के बाद बात करें न्यूक्लिक एसिड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड की बात अगर अपन यहाँ पे करें तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की जो मात्रा है वो बच्चों लगभग यहाँ हुआ करती है 5% से 7% कोशिकीय भार का न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके अलावा बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कोशिका के अंदर पाई जाती है लगभग 3%। लगभग जो है वो जो 3% क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अगर आप बात करते हैं लिपिड की, तो बच्चों लिपिड की जो मात्रा है वो पाई जाती है कोशिका में लगभग 2%। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आयंस की, खनिजों की। तो आयंस जो होते हैं, खनिज जो होते हैं बच्चों, इनकी मात्रा कोशिका में होती है लगभग 1%। तो बच्चों इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर इस प्रकार से बच्चों घटक पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सीन है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर जो अधिकांश भार होता है, कोशिका का अधिकांश भार वास्तव में जल का भार ही होता है। सबसे ज्यादा जल कोशिका में पाया जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखते हो तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयंस कोशिका में पाए जाते हैं। अगर बच्चों बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो कोशिका में जैव अणु कौन से हैं जो उपापचय क्रिया से बनते हैं, वो पदार्थ कौन से? तो बच्चों देखते हैं हम कि साहब जो बायोमोलिक्यूल्स है वो बच्चों यहाँ पे है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 बच्चों यहाँ पे आता है प्रोटीन, नंबर 3 लिपिड, एंड नंबर 4 ये बच्चों यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ये 4 बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक एसिड, ये बच्चों यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स है जिनकी हम बच्चों यहाँ पे डिटेल से क्या करेंगे? बात करेंगे। और इस श्रृंखला में बच्चों सबसे पहले अपन यहाँ पर एक बात कर सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल में बच्चों अपने पास में टोटल 4 है, और बच्चों इनमें सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, हाँ जी। तो देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन यहां पे कह सकते हैं शुरुआत करते हैं बायोमोलिक्यूल में नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, तो देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन कह सकते हैं, बात शुरू कर सकते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट, बच्चों याद रखना कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है वो होता है 3 चीजों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि साहब कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो है ये CHO के द्वारा बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के द्वारा बनते हैं। इनका जो बच्चों मूलानुपाती सूत्र होता है, जो इनका मूलानुपाती सूत्र है, ये बच्चों होता है CxH2OY। CxH2OY ये बच्चों क्या है? इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये बच्चों इनका मूलानुपाती सूत्र है। ये है इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला।
ये बच्चों क्या इनका मूलानुपाती सूत्र है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मूलानुपाती सूत्र है वो बच्चों होता है CxH2O अर्थात कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और किससे होता है बच्चों, ऑक्सीजन से होता है। याद रखना यहाँ पर हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है बच्चों इनका अनुपात क्या होगा, H2O अर्थात इनका जो अनुपात है वो 2:1 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि साहब कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मध्य जो अनुपात है ये होता है 2:1 अर्थात हाइड्रोजन की जो संख्या है वो बच्चों ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा हुआ करती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है। इसका जो बच्चों मूलानुपाती सूत्र है वो बच्चों हुआ करता है CxH2O। अगर बच्चों आप एग्जाम्पल से बात करो तो एग्जाम्पल के अंदर हम लोग यहां पे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो होता है C6H12O6। ये बच्चों फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर बच्चों आप मूलानुपाती सूत्र की बात करो तो याद करो CxH2O। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट के मूलानुपाती सूत्र में x का मान कितना होगा, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो x का मान है वो कितना होगा, C6 अर्थात x का मान कितना है बच्चों, 6 है। H12O6 यहाँ पे है H2O, तो y का मान कितना रखोगे कि H12O6 आ जाए। अगर बच्चों आप y का मान 6 रखते हो तो y 6 है तो H कितना आ गया 12, O कितना आ गया 6, अर्थात यहाँ पे y का मान भी कितना है, 6 है। अर्थात जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र में x तथा y का मान बताइए, x का मान 6, y का मान 6। अगली बात करते हैं, ये बच्चों यहाँ पे आता है राइबोज। राइबोज का बच्चों फॉर्मूला होता है C5H10O5। ये बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला किसका, राइबोज का है। राइबोज बच्चों याद करो, राइबोज ऐसी शर्करा है जो पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। बच्चों न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती है राइबोज, और राइबोज जो है बच्चों याद रखना ये डीएनए में पाई जाती है। जो आरएनए है बच्चों यहाँ पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज। चलो मुद्दे पे आते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं। राइबोज का फॉर्मूला है C5H10O5। तो सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र कार्बोहाइड्रेट का CxH2O। यहाँ पे CX C5 अर्थात x का मान कितना है 5, H2O H10O5। तो आप y को कितना करोगे कि H10O5 आ जाए, y को 5 कर दोगे तो H10 आ जाएगा और O5 आ जाएगा। तो y बराबर आप कह सकते हो 5। अर्थात राइबोज मूलानुपाती सूत्र की पालना करता है, इसमें x का मान 5 है और y का मान कितना है बच्चों, 5 है। आगे अगर आप कंडीशन देखते हो, सुक्रोज। बच्चों सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये बच्चों यहां पे फॉर्मूला किसका है, सुक्रोज का फॉर्मूला है। मूलानुपाती सूत्र होता है CxH2O। तो देखो बच्चों यहाँ पे C12 आ रहा है तो x का मान कितना हो गया, CX C12, तो x 12 हो गया। H2O y कितना रख दो कि यहाँ पे H22O11 आ जाए। अगर बच्चों आप y का मान 11 कर देते हो तो 11 दूना 22, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन कितना आ गया, 11 आ गया। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने कथन सही है, कितने कथन गलत है। कार्बोहाइड्रेट के मूलानुपाती सूत्र में कार्बोहाइड्रेट के मूलानुपाती सूत्र में
x तथा y का मान सदैव समान होता है, सही है गलत है? एक्स वाई समान x12 और y11, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के मूलानुपाती सूत्र में x और y का मान समान हो भी सकता है और बच्चों x और y का मान समान नहीं भी हो सकता। ये बच्चों क्वेश्चन बनता है सत्य और असत्य वाले के अंदर। आगे चलते हैं, आगे बच्चों बात अपन यहां पे करें नोट डाल के। तो आप कह सकते हो जैसे हाँ जी बच्चों, एक बात अपन यहां पे कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटिक एसिड, बच्चों एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। बच्चों ये फॉर्मेल्डिहाइड और जो एसिटिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट के मूलानुपाती सूत्र, कार्बोहाइड्रेट के मूलानुपाती सूत्र की पालना करते हैं, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो बताओ बच्चों, जो CxH2OY कार्बोहाइड्रेट क्या कार्बोहाइड्रेट के मूलानुपाती सूत्र की पालना करने वाला हर यौगिक कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। जैसे मान लो बच्चों HCHO है, बच्चों इसमें x का मान कितना है? CxH2Y, C 1 है, x बराबर 1, H बच्चों यहाँ पे 2 है, O 1 है, तो y का मान कितना हो गया? 1। तो देखो बच्चों यहाँ पे CxH2OY की बात करो तो x का मान यहाँ पर 1 है, H2OY का मान कितना आ गया? 1। तो देखो बच्चों यहाँ पे x और y का मान निकल रहा है, अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट के मूलानुपाती सूत्र की पालना कर रहा है, बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। बच्चों एसिटिक एसिड की बात करो तो CH3COH के अंदर x का मान कितना है? CH3COH बच्चों x का मान कितना है? 1 कार्बन और 2 कार्बन, अर्थात एसिटिक एसिड में कार्बन 2 है, तो x का मान कितना आ गया? 2। अगर y की बात करो तो H2O कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन और 1, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। अगर 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो y का मान कितना कर दोगे? 2 कर दोगे। तो देखो बच्चों इन दोनों के अंदर आप देख रहे हो कि साहब ये जो है वो मूलानुपाती सूत्र की पालना, ये मूलानुपाती सूत्र की पालना बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके अलावा देखते हैं दूसरा नोट बच्चों, डीऑक्सीराइबोज एक शर्करा है। डीऑक्सीराइबोज की बच्चों बात करें तो याद रखना, डीऑक्सीराइबोज जो है बच्चों ये एक शर्करा है। ये क्या है? शर्करा है। लेकिन बच्चों ये जो है वो मूलानुपाती सूत्र की पालना नहीं करता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डीऑक्सीराइबोज, राइबोज में से डीऑक्सी, डी मतलब डिलीट करना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज में से, तो राइबोज का सूत्र क्या होता है? C5H10O5, इसमें से डिलीट करना है एक ऑक्सीजन, तो C5H10O4, C5H10O4। डीऑक्सीराइबोज जो है यह कार्बोहाइड्रेट के मूलानुपाती सूत्र की पालना नहीं करता, परंतु फिर भी यह
कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि साहब ये जो है वो मूलानुपाती सूत्र की पालना नहीं करता, फिर भी ये बच्चों क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो बच्चों सभी कार्बोहाइड्रेट जो है, ये मैंने नोट डाल के बात की है, सभी कार्बोहाइड्रेट जो है वो मूलानुपाती सूत्र की पालना नहीं करते, और जो मूलानुपाती सूत्र की पालना करता है वो कार्बोहाइड्रेट हो, दैट्स नॉट कंपल्सरी। बच्चों ये भी अनिवार्य नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सामान्यतः जो कार्बोहाइड्रेट है, इन कार्बोहाइड्रेट का जो बच्चों मूलानुपाती सूत्र है वो क्या होता है, वो बच्चों यहाँ पे होता है CXH2OY। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। हाँ जी, आगे बात करते हैं। आगे बच्चों बात अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी डेफिनेशन क्या हुई। बच्चों कार्बोहाइड्रेट की सही डेफिनेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये बच्चों कार्बन के हाइड्रेट है। हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये होते हैं कार्बन के हाइड्रेट। बच्चों वही बात CXH2OY, तो C का मतलब क्या है, कार्बन, उसके हाइड्रेट है। बच्चों हाइड्रेट का मतलब किससे है, जल से है। तो मैं कह सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये बच्चों कार्बन के हाइड्रेट है, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि साहब जो कार्बोहाइड्रेट है ये होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इन्हें बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बच्चों ये जो बातें बता रहा हूं मैं आपको, हर लाइन पे बच्चों गौर करो। ये बायोकेमिस्ट्री है बच्चों, यहाँ पे आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एडिशन करना है, तब जाके बच्चों आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन के हाइड्रेट है, ठीक है। और बच्चों कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इस बात का मतलब क्या हुआ कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो है उस कार्बोहाइड्रेट में पॉली हाइड्रोक्सी, बच्चों कार्बोहाइड्रेट का अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा, चलो बना देता हूं मैं। इस तरीके से होता है कार्बोहाइड्रेट, आप कह सकते हो। इसको आप पूरा से लिख दो CHO, हाँ जी। देखो बच्चों ये एक ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब आप इस डायग्राम में देखो कि साहब इस कार्बोहाइड्रेट में ये कौन है, अरे ये तो एल्डिहाइड है CHO। ये क्या है, OH 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 OH, अर्थात कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे OH है, तो पॉली हाइड्रोक्सी। बच्चों पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे, OH का मतलब हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड या तो यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, या बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कीटोन। इस तरीके से ये देखो बच्चों ये फ्रक्टोज है, ये होता है ग्लूकोज, ये क्या है, फ्रक्टोज। बच्चों ये सब डायग्राम मैं ढंग से बनाऊंगा, अभी आप सिर्फ मेरी हर पंक्ति को समझने का प्रयास करिए।
इस ग्लूकोज में बहुत सारे OH है तो पॉलीहाइड्रोक्सी, साथ में एल्डिहाइड है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में क्या है, बहुत सारे OH है, बहुत सारे OH है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या बच्चों क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज हुआ करते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट। तुम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। बच्चों याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहला अगर आप देखते हैं तो बच्चों ये यहां पे होता है नंबर 1 एल्डोज, और दूसरे प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कीटोज। तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, एल्डोज तथा कीटोज। याद रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा ही होगा, उसके अलावा या तो होगा एल्डिहाइड समूह या कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, कीटोन समूह। तो याद रखना बच्चों, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है उसे बच्चों क्या बोलते हैं, एल्डोज। और ये क्या है, ये बच्चों यहां पर ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटो समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोज। इसका एग्जाम्पल क्या था, बता अभी बात की थी अपन ने, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक प्रकार का एल्डोज शर्करा है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। और जो बच्चों फ्रक्टोज है वो फ्रक्टोज किस में आता है, वो बच्चों आता है कीटोस में, क्योंकि साहब जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन समूह होता है। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि साहब ये है इसकी नवीनतम परिभाषा, ये मॉडर्न डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी बच्चों एल्डिहाइड है तो उसका एग्जाम्पल ग्लूकोज है, और अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज है तो बच्चों उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रक्टोज है। ओके, ये बच्चों हमने बात की आज बायोमोलिक्यूल में, उम्मीद है आपने बातों को समझा होगा। ओके, बाकी बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।